तनुश्री दत्ता, उन्होंने कहा कि आप उन्हें स्कर्ट पहना के दिन भर बिठाए रखते थे, काम करवाते नहीं थे, आप बहुत रूड थे, एरोगेंट थे। इफ यू डोंट नीड तनुश्री तो मत बुलाया करो ना उसको सेट पे। लोग बोलते रहते हैं, लोग बोलेंगे ही, लीव देम अलोन, लेट देम बी। एक आपकी फिल्म की हीरोइन थी तनुश्री दत्ता, उन्होंने कहा कि आप उन्हें स्कर्ट पहना के दिन भर बिठाए रखते थे, काम करवाते नहीं थे, और वो 2 मिनट लेट हो जाए तो आप डांट दें, आप बहुत रूड थे, एरोगेंट थे। हालांकि उनके कई स्टेटमेंट्स बीच में आए जो वायरल रहे हैं, जैसे उन्होंने इमरान हाशमी को भी अपना भाई बता दिया था कि भाई जैसी फीलिंग आती है। देखिए क्या है, देखिए मैं आपको बताऊं, बट चॉकलेट में क्योंकि वो एक्ट्रेस हैं और काफ़ी एलिगेशन आप पर लगाए थे। देखिए क्या, ये फिल्म इंडस्ट्री ऐसी चीज़ है कि एक्टर एक्ट्रेसेस पे इतना प्रेशर होता है हर समय टू बी सक्सेसफुल, और जब आप सक्सेसफुल नहीं रहते हैं आपकी ज़िंदगी, तो आप कई बार ऐसे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि आप यू डोंट नो व्हाट स्टेट ऑफ माइंड यू आर इन, राइट। और वो सैनिटी में आप नहीं रह पाते हैं, आप रैशनल नहीं रह पाते हैं, आपको चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। ऐसे वक्त में मेरा ये प्रिंसिपल है, क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, माफ़ कर देना। लोग बोलते रहते हैं, तरह लोग बोलेंगे ही, कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, पर उसको बहुत ज़्यादा सीरियसली लेना, उस बात में घुसना, उसको तवज्जो देना, वो शायद चूंकि हम सेंसेशनल वर्ल्ड में रहते हैं तो ठीक है, लेकिन एक इंसानियत के नाते देखिए तो हमें नहीं करना चाहिए वो काम। लीव देम अलोन, लेट देम बी। ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज में आपके भाषण रद्द किए गए थे। ये आपने कहा ये अभिव्यक्ति की आज़ादी पर एक तरीके से रोक थी, कुछ लोगों ने विरोध किया, आपको बुरा लगा था? हाँ यानी मैं ऑक्सफोर्ड पहुंचा और तब वो मुझे बुरा सुनने नहीं आएगा। नहीं, मुझे बुरा इस बात का लगा था कि वो जो सारे पाकिस्तानी जो लड़के थे और कुछ इंडियन लड़के भी थे, उसमें ऐसा नहीं है कि मुस्लिम थे, हिंदू लड़के भी थे। प्रॉब्लम ये था कि वो सारा जो मुद्दा था मेरे बारे में नहीं था। अगर मुझे बैन करते कि मैंने ये बात करी या मैं ऐसा हूँ या मेरी फिल्म ख़राब है, मेरे को एज अ फिल्म मेकर रोकते तो मैं समझ में आता, या मेरे को एज एन ऑथर रोकते तो समझ में आता। वो पूरा का पूरा जो उनका प्रोटेस्ट था वो ये था क्योंकि मोदी जी के साथ मेरी एक फ़ोटो थी और उन्होंने उस फ़ोटो को अपने मेमोरेंडम में लगा के उनको दिया था यूनिवर्सिटी को। और जो यूनिवर्सिटी अपने आप को इतनी लिबरल क्रिटिकल थिंकिंग वाली यूनिवर्सिटी बोलती है, उसने भी उसी का संज्ञान लेके उस फोटो का, अच्छा ये मोदी जी के साथ खड़ा है, रोक दो। एक बात। दूसरी बात, जो लोग कहते हैं उनका तो मोटो ये सत्य सबसे बड़ी चीज़ है दुनिया में, जो ट्रूथ की इतनी ललकार लगाते हैं ऑक्सफोर्ड वाले, उन लोगों ने मुझसे झूठ बोला। उन्होंने मुझसे झूठ बोला, अरे हमारा कुछ ये खराब हो गया, वो खराब हो गया, इस तरह की बहुत ही जो बचपन, और वो पकड़े गए उसमें। तो मैंने कहा कि ये क्या बात है, ये तो फिर तो हिपोक्रेसी, यही मेरा प्रॉब्लम है। ये बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं और बात हिपोक्रेसी की सारी होती है। इसलिए जब अब इस बार उनने मुझे बुलाया, और इस बार जो बुलाया वो वर्ल्ड की सबसे प्रेस्टीजियस डिबेटिंग प्लेटफॉर्म है, मतलब वहाँ पे मंडेला, गांधी, बेनज़ीर भुट्टो भी, यानी वर्ल्ड के बड़े बड़े लोगों को वहाँ बुलाया जाता है। दिस टाइम दे इन्वाइटेड मी देयर। मैंने कहा अच्छा अब आओ। और मैं इसलिए नहीं कि मुझे ऑक्सफोर्ड से लड़ाई, मैं उस टाइप का आदमी नहीं हूँ। उसका जो सब्जेक्ट था वो था शुड कश्मीर बी इंडिपेंडेंट। तो मैंने प्रिंसिपली फिर मैंने करनी जाऊं, मैंने एक लेटर लिखा, आपने देखा वो बहुत वायरल भी हुआ वो लेटर, एंड दैट्स व्हाई आई डिनाइड गोइंग देयर। ठीक है, यहां पर आपके भाषण को बैन किया गया, ट्विटर पर भी बैन हुआ स्वरा भास्कर वाला इंसिडेंट जिसमें #MeToo prostitute none। अगेन मतलब ठीक है, ये तो पुराना नहीं था, चलो सेक्सुअल जोक था, एक जमाने में हो गया। ये एक्चुअली ये ट्वीट को लेके मैं कभी जिंदगी में अपॉलोजेटिक नहीं हो सकता हूँ। ये बिल्कुल परफेक्ट ट्वीट था। क्यों? वो इसलिए था, उसका मकसद क्या है कि एक तो अच्छी भाषा नहीं है लोगों की, लोग समझते नहीं है अंग्रेजी, वो एक चीज पर। और स्वरा ने क्या किया, देखिए स्वरा ने जो किया, एक दिन उसको हॉन्ट करेगी ये बात, उसने उसको गलत रेफरेंस में एक लाइन उठा के उसका गलत फायदा उठाया फॉर इंस्टेंट पॉलिटिक्स। वो मैं ये कह रहा था कि वहां पे बस्तर में दिन रात लड़कियों का रेप होता है और तुम उन लोगों की मसीहा बनती हो नक्सल की जो लोग रेप करते हैं। और यहाँ पे एक नन का एक केस कुछ चल रहा था, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, और उसको लेके तुम एक्टिविज्म कर रही हो सारी दुनिया की, और वहाँ मैं उसकी हिपोक्रेसी को मैंने एक्सपोज किया। लेकिन वो हैशटैग जो था वो, यस इट वाज डिप्लोमेटिकली नॉट करेक्ट। मुझे पता नहीं था कि उसको ऐसा मिसयूज़ करेंगे। मैंने ऐसा अज्यूम किया था कि वो भी प्रिंसिपल लोग हैं और लड़ाई को बराबरी से लड़ेंगे। एक वैचारिक लड़ाई है, उसको बराबरी से लड़ो आके तुम सामने। लेकिन उसको
उसने औरत होने का फ़ायदा उठा के उसको एक फेमिनिज्म उसमें घुसा के, एंड देयर वाज नो वे आई कुड हैव वन दैट बिकॉज आई एम अ मैन एंड शी इज़ अ वुमन। तो वो गलत भी है, तो भी मेरे को ही गलत माना इस जाएगा। हैशटैग को लेकर आपको शर्मिंदगी, अपॉलॉजी? नहीं, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैंने सही बात लिखी। बस्तर में कितनी औरतों का रेप करते हैं ये लोग, कितनी बच्चियों का करते हैं, 60 साल से कर रहे हैं ये काम। क्यों हम नक्सल्स को मार रहे हैं गोली, अगर इतने दूध के दूल्हे हैं? एंड स्वरा फाइट्स फॉर देम, वो उनके साथ खड़ी है। जो लोग मार रहे हैं वो टेररिस्ट लोगों के साथ खड़ी है, जिन लोगों ने गिरजा देवी को काटा है। ये सटायर है। अब प्रॉब्लम ये है कि देश को इतना डम डाउन कर दिया गया है कि लोग इसको समझते नहीं है। लोग नुआंस्ड लैंग्वेज, उसके बाद से मैंने नुआंस्ड लैंग्वेज में लिखना बंद कर दिया। मैं भी समझ गया कि नहीं, यू कांट। आज एक अच्छा पोएट अगर एक नुआंस्ड पोइट्री लिखेगा तो मरेगा ही वो, उसको कोई समझेगा ही नहीं आज की तारीख में, क्योंकि सब ब्लैक एंड वाइट हो गया है। गाली गलौज करो तो लोग बड़ा अप्रिशिएट करते हैं, आप गाली दे दो किसी को तो लोग बड़ा अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन आप एक अच्छी एक पढ़े लिखे व्यक्ति की तरह से भाषा में एक नुआंस्ड बात करिए तो लोग गलत समझ सकते हैं, बिकॉज इट्स ओपन टू इंटरप्रिटेशन, राइट। तो वो हो गया। बीच में कई सारी घटनाएं सर आई जिसमें बॉलीवुड की तख्तियां सामने आई। अभी कश्मीर के पहलगाम में एक घटना हुई जिसने पूरे देश को झकझोर दिया, और उसमें यह सवाल बार बार उठ रहा था कि बॉलीवुड से वैसा प्रोटेस्ट नहीं हुआ जैसा होना चाहिए था। जितना शोर, जितना आक्रोश पूरे देश में था, इस बार तो अक्रॉस पार्टी लाइन भी हमने जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला को देखा, हमने ओवैसी साहब को देखा, कांग्रेस से शशि थरूर आए। पॉलिटिकल लोगों ने अपने बैरियर तोड़ के पार्टी लाइन से आगे निकलकर इस बार देश के लिए आवाज़ उठाई जी। बट बॉलीवुड पर ये एलिगेशन इस बार भी आया और कुछ आवाज़ें बॉलीवुड से भी आई। एक टीवी एक्ट्रेस थी, उन्होंने मुस्लिम एक्ट्रेस को लेकर कहा कि यहाँ पर तुम्हारी खामोशी चुभती है, शक पैदा करती है, सवाल पैदा करती है। बड़े सितारों में जिनकी फिल्में आ रही थी उन्होंने तो लास्ट में 1-2 ट्वीट किए, बाकी खामोश रहे। मजबूरी में किए होंगे। देश की बात भी हो तो भी बॉलीवुड में वो आक्रोश नहीं आता, और वो तख्ती या वो विरोध अगर आता बड़े सितारों से तो शायद उसका इम्पैक्ट अलग होता, दुनिया में उनके सुनने वाले लोग ज़्यादा थे। अब पैलेस्टीन को लेके तो सब उतरे ही थे, तख्तियाँ लेके, मुझे अच्छे से याद है एक बार, या कहीं वो ब्लैक लाइव्स मैटर में भी उतरे ही थे। देखिए, मैं व्यक्तिगत रूप से मैं इसे गलत मानता हूँ, इसलिए कि देश के साथ सबसे पहले जो लोग देश की जनता के कारण जिंदा हैं उन लोग को खड़े होना चाहिए। एक बैंक का मैनेजर अगर नहीं खड़ा होता है मुझे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन जो लोग इस देश के ही कारण हैं, जो कुछ भी हैं उनको, और जो इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनकी बात से फ़र्क पड़ता है, उन लोग को तो खड़ा ही होना चाहिए। और इसमें आपने तो बॉलीवुड वालों को एक ग्रुप बना दिया, पर मैं कहता हूँ बॉलीवुड वालों को भी आवाज़ उठानी चाहिए थी। सारे इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों को भी खुल के सामने आवाज़ उठानी चाहिए थी। क्यों नहीं उठानी चाहिए थी? सुबह उठ के अगर मैं ब्रश करता हूँ आपके मंजन से, अगर आप देश की इकोनॉमी का 70% हिस्सा आप ही के हाथ में है तो आपको भी तो आवाज़ उठानी चाहिए। इन जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं हमारे, इन लोगों ने क्यों नहीं आवाज़ उठाई? क्यों नहीं आके खड़े हुए ये सामने? तो आवाज़ कई सेक्शंस को उठानी चाहिए, पर जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनका ये उनका ये मॉरल ड्यूटी है कि वो सामने आके खड़े हों देश के लिए। और हम अमेरिका नहीं हैं, हम भारत हैं। भारत जैसे देश के लिए, जो कि एक कहीं पे एक दरार है इस देश के अंदर, उस दरार से हम कभी भी गिर सकते हैं। इसलिए हम लोग अभी ग्रोथ पीरियड में, अमेरिका ग्रोथ पीरियड में नहीं है, वो स्टेबलाइज्ड है, वो नीचे ही जा सकता है और जा ही रहा है। भारत ग्रोथ फेज में है, इसलिए इसको पकड़ के एक बेल की तरह सहारा देने की बहुत आवश्यकता है। और ऐसे में इन लोगों का, ये डरे हुए लोग हैं। और क्यों डरते हैं? मुझे आश्चर्य, ये मालूम किससे डरते हैं? ये डरते हैं कोई ट्विटर में कुछ ना लिख दे हमारे लिए, कहीं ये इमेज को लेके इतना फंस गए हैं कि अपनी इमेज के ही गुलाम हो गए हैं। क्या ये जीते जागते लोग हैं भी? ये भी सवाल कभी इनको खुद ही पूछना चाहिए। क्या मैं वही हूं जो मैं हूं, या मैं एक इमेज का गुलाम हूं? ये डरे हुए लोग हैं, ये सांस लेने से भी डरते हैं। मैं आपको जैसे एक एग्जाम्पल देता हूं। आमिर खान साहब हैं, ठीक है, मैं उनकी कला की बहुत कदर करता हूं,
बहुत। और भारत में जितना इनोवेशन सिनेमा में आमिर खान लाए हैं उसके ऊपर किताबें लिखी जानी चाहिए। मतलब पहला सिंग साउंड लगान के साथ उनने शुरू किया, ऑल एंटायर फिल्म लोकेशन शूटिंग, हर आदमी किरदार में, म्यूज़िक, पोइट्री, लिटरेचर, हर चीज़ लेके आया। अलग अलग फिल्में बनाई, दंगल बनाई, इतनी देशभक्ति की फिल्में की हैं, लगान की है, रंग दे बसंती की है, सरफरोश की है, सत्यमेव जयते बनाया है। अब टर्की को लेके अगर समझिए उनकी ट्रोलिंग हो गई, मुझे लगता है कि आमिर खान को खड़े होकर कहना चाहिए कि मैं कितनी बार अपना और कितनी फिल्में ऐसी बनाऊं। जब आप नहीं बोलते हैं, व्हेन यू चूज नॉट टू स्पीक, तो आप बहुत लोगों को मौका देते हैं कि वो अपने हिसाब से जो चाहें धारणा बना लें उसको।